साकिब साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर तफसीली फैसला कब तक मुतवक्के है? आप क्या समझ रहे हैं, इसमें ताखीर क्यों की जा रही है? तफसीली फैसला जो है वो अभी तो 9 सितंबर को पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में। पहला जो साल होगा, जो अदालती साल होता है, उसका आगाज होगा और सुप्रीम कोर्ट में उस दिन एक बाकायदा जो फुल कोर्ट है वो भी होगी और जो मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला है अब वो 9 सितंबर के बाद भी आएगा। मतलब 9 सितंबर से पहले उसका इम्कान नहीं है। आज जो है वो 1 सितंबर है, 8 दिन है। 8 दिन के बाद आप जो उस जो पहला वर्किंग डे होगा या पहला वीक होगा वर्किंग का सुप्रीम कोर्ट में, पहले वीक या दूसरे वीक उसका तफसीली फैसला जो है वो आ जाएगा। फिर जैसे ही तफसीली फैसला आएगा तो फिर उसकी जो नजरसानी की दरखास्तें हैं मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, इसके अलावा इलेक्शन, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो इसमें नजरसानी की दरखास्तें हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के उन 13 जजेस के सामने ही फिक्स होंगी जो पहले इस केस को सुन रहे थे और वो फिर डिसाइड करेंगे। और एक चीज जो लोग बज़ाहिर जो है वो हमारे देखने वाले सुनने वाले उनके लिए जानना जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अगर तो इसके खिलाफ होता अपील कर रहा है तो फिर अपील में पूरा केस खुल जाता है, उसमें पूरे केस को दोबारा खंगाला जाता है। अदालत देखती है, हर एस्पेक्ट को देखती है कि पहले जो फैसला हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन नजरसानी की जो दरखास्त होती है उसमें जो स्कोप है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड। उसमें एरर बताना है कि इसमें ये एरर है और इस वजह से जो है वो दुरुस्त नहीं है। और तकरीबन 95-97% जो पहले वाले फैसले हैं वो बरकरार रहते हैं। नजरसानी की दरखास्तें का जो एवरेज है वो 1, 2 या 3% है कि जहां पे नजरसानी भी एक्सेप्ट हुई हो और नजरसानी में रिलीफ मिला हो मुतलका पार्टी को, वगरना 97%, 95-97% फैसले जो है वो वही बरकरार रहते हैं जो पहले होते हैं। तो इसमें अब नजरसानी है, अपील नहीं है, तो इसलिए स्कोप बहुत लिमिटेड है। अब देखना यह है कि हुकूमत, अपोजिशन, हुकूमत और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के उस 13 रुकनी बेंच को कन्विंस कर सकेंगे कि इसमें एरर है या इसमें ये जजमेंट दुरुस्त नहीं है। और तकरीबन 95-97% जो पहले वाले फैसले हैं वो बरकरार रहते हैं। नजरसानी की दरखास्तें का जो एवरेज है वो 1, 2 या 3% है कि जहां पे नजरसानी भी एक्सेप्ट हुई हो और नजरसानी में रिलीफ मिला हो मुतलका पार्टी को, वगरना 97%, 95-97% फैसले जो है वो वही बरकरार रहते हैं जो पहले होते हैं। तो इसमें अब नजरसानी है, अपील नहीं है, तो इसलिए स्कोप बहुत लिमिटेड है। अब देखना यह है कि हुकूमत, अपोजिशन, हुकूमत और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के उस 13 रुकनी बेंच को कन्विंस कर सकेंगे कि इसमें एरर है या इसमें ये जजमेंट दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। अच्छा साकिब साहब, ये बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस के तबादले कर दिए गए हैं, ऐसा हुआ है। तो ये तबादले आप किस नजर से देखते हैं? रूटीन की ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर टारगेट या फिर कुछ और? मतलब इसको आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, इसमें 2 एंगल्स होते हैं उमूमी तौर पर। अब ये कहना कि मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई चीज मैंने देखी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के आलिया नीलम कि उन्होंने कोई जानबूझ के किया है या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई ऐसी चीज मेरे पास है नहीं है। मैं आपको जो हकायक है वो बता देता हूँ। अमूमी तौर पर ये ऐसे तबादले होते रहते हैं, मतलब किसी भी अनहोनी नहीं है, ऐसे तबादले होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इन तबादलों में 3 के जो जज हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे थे। नंबर 1 रावलपिंडी के एटीसी के जज थे, वो जो 9 मई के केसेस सुन रहे थे और उन्होंने रिसेंटली ही एक जो 12 केसेस थे बुशरा बीबी के, उन केसेस में से उनको डिस्चार्ज किया, मतलब उनमें से बरी कर दिया। बहुत बड़ी जजमेंट थी। और उसके बाद जो सरगोदा के एटीसी के जज थे उन्होंने मियां वाली के लोगों को बरी किया। अब जो लाहौर के जज हैं एटीसी के, वहां पे उन्होंने जो जमानतें थी उन्होंने उन जमानतों में पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके दलाइल सुन चुके थे। अब तकरीबन जो है वो फैसला ही होना था और उनका जो है वो तबादला हो गया है। अब अगर 2 एंगल्स हैं, अब देखा जाए
तो लाहौर से पीटीआई को उस तरह रिलीफ लाहौर के एटीसी के जज से नहीं मिल रहा था और उनकी शिकायत भी थी और वो तब्दीली कह रहे थे कि तब्दील किया जाए जज साहब, लेकिन रावलपिंडी सरगोदा के जज जो है वहां से उनको रिलीफ मिल रहा था। अब आप इसको किस एंगल पे लेकर जाएंगे? अब लाहौर का जज की तब्दीली पे हो सकता है पीटीआई वाले खुश हो कि ठीक है नया जज आएगा, पहला जज तो हमें रिलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन रावलपिंडी और सरगोदा वाले जो जज की तब्दीली हुई है यहाँ पे उनको रिलीफ मिल रहा था। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इसका झुकाव 100% एक तरफ करना कि ये कॉन्स्पिरेसी है और ये वो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हो गई थी सरगोदा वाले जज का। मुझे है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उनका वहां पे एटीसी में, जहां तक मुझे याद पड़ता है। बाकी ये जो राजा इजाज आसिफ साहब थे रावलपिंडी के या लाहौर के, उनका भी काफी टाइम हो चुका था, लेकिन बेहतर होता, मतलब फैसला मेरे ख्याल में बेहतर ये होता कि इनको, क्योंकि ये केसेस सुन रहे थे, ये ट्रायल सुन रहे थे 9 मई के केसेस के, सरगोदा में भी, रावलपिंडी में भी, लाहौर में भी, तो बेहतर होता कि लाहौर हाई कोर्ट इनको कोई टाइम दे देती, टाइम फ्रेम कि आप अपनी ट्रायल्स कंक्लूड कर लें और उसके बाद उनकी तब्दीलियां होती, तो ताकि ये तासुर ना जाता। क्योंकि मैंने आपको पूरा एलेबोरेट तो कर दिया कि लाहौर बाकी दो जगहों से मिल रहा है। अच्छा, तो इसलिए ये कहना कि वो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो जगह है केसेस दायर करने के लिए आखिरी वजह क्या थी? मतलब यही जगह क्यों थी? हम लाहौर की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह बन सकती है? नहीं, वो जो 9 मई के केसेस हैं वो लाहौर में हैं, सबसे ज्यादा मेन जो उनका मरकज है वो लाहौर में है, उसके बाद रावलपिंडी में है GHQ हमला केस और उसमें सारे केसेस हैं। इसी तरह सरगोदा में वो मियांवाली में जो एयरबेस वो जो बना हुआ था वहां पे उसको टारगेट किया गया था। तो मियांवाली में भी 9 मई के केसेस, फैसलाबाद से भी हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जो ज्यादा केसेस थे वो पंजाब के इन इलाकों में ही थे, या पेशावर में भी 9 मई की केसेस है। तो इसलिए इन 3 जजेस की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, 3 जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की, वो बहुत ज्यादा है मुख्तलिफ एंगल से। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, हमने तफसीली टॉपिक पे बात की। आइंदा भी आपके साथ हम जो है वो बातचीत गुफ्तगू करते रहेंगे और उम्मीद है कि ये मामला जो है वो जल्द से। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। देखते रहिए 94 न्यूज़।